सिंघवी जी, सवाल आपसे है कि आज आपने अपने आर्ग्यूमेंट में भी कहा कि धारा 339 का जिक्र नहीं था, एफआईआर में भी नहीं था, बाद में उसको जोड़ा गया, हालांकि वो भी अवेलेबल है और 11 में से 9 जो है एफआईआर में जिसका जिक्र है वो भी अवेलेबल है। क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ था गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले में जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किया? देखिए, हमारा सिस्टम ऐसा है कि हाई कोर्ट्स करेक्ट करते हैं निचले अदालतों की गलतियों को और उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट्स को करेक्ट करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये आदर के साथ किया जाता है, ये सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ जज के बारे में कह रहे हैं, हम निर्णय के बारे में कह रहे हैं। निश्चित रूप से उस निर्णय में त्रुटियां थीं, त्रुटियां हमने पॉइंट आउट की। पैरा 14 में ये त्रुटि है जिसकी आप बात कर रहे हैं, पैरा 15 में और त्रुटियां हैं, और उन पैराओं को देखकर आखिर उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इसलिए बनता है। लेकिन मूल मुद्दा ये नहीं है। मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि जहां बेलेबल हों ऑफेंसेस, इक्का दुक्का न भी हों, जहां ऑफेंसेस बेलेबल हैं, जहां देश के ऊपर कोई, ये बायलैटरल चीज है, ये मेरे और इनके बीच में मानहानि की बात है, ये समाज के ऊपर कोई आक्रमण नहीं है, ये कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है कि जिससे कि राइट्स हो जाएंगे। तो आपको पहला प्रश्न ये पूछना है कि क्या 50, 60, 70 लोग जाएंगे निजामुद्दीन, जो आपने देखा है टेलीविजन, मैं नहीं बोल रहा हूं, टेलीविजन में है सब जगह। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तहकीकात नहीं हो सकती ना। यह है मूल मुद्दा कि आप अरेस्ट करने के लिए सिवाय उसके और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। ये कहां दिखाया आपने? कई ऐसे केसेस होते हैं जहां गिरफ्तारी आवश्यक होती है। एक व्यक्ति जो जाना माना है, जिसके रूट से सोसाइटी में, उसको भगोड़ा बना के ये करना है, सही नहीं है। आपका कोई फॉलोअप क्वेश्चन? दूसरा मौका। मोहित। अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान टिप्पणियां मुख्यमंत्री की ओर से की गई, खेड़ा साहब को पेड़ा बना देंगे और उसके आगे भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इन अमर्यादित जो टिप्पणियां की गई और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पे भेजा गया, फिर हैदराबाद भी भेजा गया, क्या कोई कानूनी पहलू है अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई के मद्देनजर? क्या आपको लगता है कि ऐसे अमर्यादित शब्दों के खिलाफ आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई का विकल्प बचता है? जहां तक इस केस का संदर्भ है, इसके हर वक्तव्य को हमने याचिका में दिया है। जो आपने बोला वो दूसरे पेज पे, इसका पहला पेज मैं चैलेंज करता हूं, किसी को आप पढ़ नहीं सकते वो। तो इसलिए ये सबसे पहले तो आत्मविश्लेषण का एक मुद्दा है, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है। दूसरा मुद्दा है उनकी पार्टी का आत्ममंथन, आत्मसोच। और तीसरा है, इसमें तो केसेस चल रहे हैं जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं, उसके केसेस चल रहे हैं, अलग अलग कोर्ट कचहरी में चलेंगे। लेकिन मुद्दा है कि साहब, जहां आप एक मानहानि को एक कारण बना के जो आपने शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो मानहानि के कई कोस आगे निकल गया है। Good afternoon, sir. Sir, I want to ask you, considering the multiple legal fora and various courts that Mr. Khera had to undergo in his pursuit of liberty in the matter, I want to ask you, to what degree did you anticipate or hope that he'd finally avail prompt relief from the Supreme Court, considering that Mr. Khera had been denied liberty in all the erstwhile forums of relief? See, this is the beauty of our judicial process. Now, that stage is very interesting, which I haven't talked about. I appear at that stage also. So that order was passed by the Supreme Court in a challenge to the transit bail granted to Mr. Pawan Khera by the Telangana High Court. That stay was granted ex parte. We were not present. So today that stay was granted. The next day I mentioned it. The court was good enough to hear me and was good enough to clarify that what we have said is for the sole purpose of clarifying that you should go to Guwahati. We are not opining on the merits. If you go to Guwahati, the Guwahati court will decide the merits. That very important paragraph gave us the liberty to argue the matter unhindered by any past order in the Guwahati High Court. It's a different matter, we lost in the Guwahati High Court, but then it came back to the Supreme Court. But this is the meaning of a process. The process is based on the issue at hand, and then other issues are kept open, and that keeping open the issue enabled us to win this case today. ये एक पहलू आपने उठाया है जो मैंने नहीं जिसका जिक्र किया। ये हमारे न्यायिक प्रक्रिया का एक विशेष पहलू होता है जो लोग आसानी से समझ नहीं पाते हैं। जिस हियरिंग की आप बात कर रहे हैं वो
तेलंगाना हाईकोर्ट के ट्रांजिट बेल ऑर्डर के विरुद्ध एक याचिका लाई गई थी सरकार, असम सरकार द्वारा, जिसमें सोलिसिटर जनरल साहब अपेयर हुए थे, और उसको स्टे कर दिया गया, स्थगित कर दिया, यानी उसके कार्यान्वित होने को रोक लगा दी गई जब हम वहाँ नहीं थे। यानी इसको कानून में एक्स पार्टे कहा जाता है, जहाँ पर दूसरी साइड नहीं होती उपस्थित। तो अगले दिन मैंने उसको मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सही रूप से ये स्पष्टीकरण दिया उसी दिन कि हमने सिर्फ एक कारण से स्टे लगाया है, जिससे आप जा सके गुवाहाटी हाई कोर्ट। हमारा कोई भी उद्देश्य मंतव्य नहीं है कि हम किसी रूप से मेरिट्स के ऊपर कोई भी अपना मत दें। आप जो कहना चाहते हैं वहां कहिए, और हमारे किसी वक्तव्य से बिना इन्फ्लुएंस हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट को निर्णय करना है। इससे हमारे दरवाजे खुले। फिर हम गए वहां पर, अलग बात है कि हम गुवाहाटी में हारे, लेकिन बाद में वो करेक्शन हुआ है और उसका निर्णय आज आया है। सिंघवी सर, नीरज, न्यूज 18 इंडिया से। हमारा सवाल यह है कि गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं था इस पूरे मामले में, लेकिन जिस साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है, आधिकारिक सूत्रों से जो हमारी जानकारी आई है, कि वो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी थे। तो अब इस मामले में आप लोग का आने वाले वक्त में केस कितना मजबूत रहेगा जब ये केस चलेगा? क्योंकि अग्रिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन केस कितना मजबूत रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें कुछ आपको तकनीकी पहलू बताना आवश्यक है। पहली बात, जैसा आपने कहा, ये अग्रिम जमानत और लिबर्टी का मुद्दा है। अभी इस स्टेज पे निश्चित रूप से केस को देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक जो होता है, सबसे जो मैंने कहा आवश्यक सिद्धांत, जो 40 साल पहले सिबिया जैसे केस में कहा गया, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आप अभी से अगर मान लें कि 2 दिन में, इसमें आरोप ये है कि 2 दिन में या 5 दिन में हमने फोरेंसिक रिपोर्ट एग्जामिन करवा ली, फोर्जरी है, ये सब मामले ट्रायल के हैं। आपने देखा है, दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि कितनों सालों चले हुए केस अंत होते हैं एक्विटल में, निराधार पाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष को एकदम दंडित नहीं किया जाता है। तो इसीलिए बनाए गए हैं बेल के प्रावधान कि जब तक आपको एक ऐसे स्तर, जिसको कहा जाता है एक बर्डन ऑफ प्रूफ, इतना परिपक्व न हो, तब तक आपको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। तो हम बिल्कुल हम समझते हैं कि हमने सत्य कहा है, हम समझते हैं कि ये जितने भी तथ्य हैं बाहर आएंगे। अभी इसकी बात नहीं हो सकती है, न मैं कह सकता हूँ न आप कह सकते हैं। कानून देखेगा, ट्रायल देखेगी, और फिर जो सत्य की विजय होगी वो होगी। सिंघवी साहब, इधर टू योर राइट। Same thing. Okay. The question you've asked has 2 or 3 aspects. One is the intermediate and one is the final. Naturally, every accused has to face a final trial. Equally, we know how many very heavy cases, I mean, defamation is a case, but it's not such a major charge. You know how many cases of murder and money laundering have ended in acquittal. So, just to say that you have an allegation is nowhere near proof. That is the meaning of presumption of innocence. That is the meaning of burden of proof. A burden of proof is required to be very heavy before somebody is convicted. Mr. Khera's stand is that he has sufficient material. A, that there is no forgery. That is his case. I'm not saying it's right or wrong, that the court will decide. B, that there is sufficient material. And C, that there are public documents of a public nature which evidence what he's saying. Now, he may be right or wrong, he'll make his case in trial. But to expect that that should be done now by arresting him on something which he was saying in a press conference is where the whole heart of the issue is. Yeah, Singhvi Saab, you just mentioned that the Assam government sent over 50, 70 cops, I'm with not the sure sole, the number. The Solicitor General intervened with to the say sole that. Yes. intention of arresting Mr. Khera in order to harass and, humiliate him. So do you think this kind of politics is, as you've been saying in the past, the politics of intimidation and harassment, Well, और प्रतिशोध की राजनीति? और दूसरा, आपने अभी जवाब नहीं दिया कि will you pursue this matter against the chief minister for the use of language, and all that? let me tell you, I don't want to mix up the two. I am already appearing, not for these facts. I'm not talking of Pawan Khera's case at all now. In a set of speeches and addresses by the same chief minister in a matter which is going on in the High Court of Guwahati. The Honorable Chief Justice bench is hearing where I am the counsel,
The respondent is the same chief minister, and notice has been issued. Notice, as you know, means prima facie there is something to answer, and the state over 1.5 months has not filed a reply. So that is already going on. Yeah, Dr. Singhvi, my question is more political than legal, without getting into the merits of the case, whether the documents were forged or not. The larger issue is this was a political battle. This was a press conference done in the run-up to the elections. Why did you drag the chief minister's family? You, in the sense that why did the Yes, Congress? yeah. Why did the Congress drag the chief minister's wife and other members of the family when they were not clearly political participants? See, actually, your question has the answer itself. It is because a political stand was taken by a political spokesperson at a political press conference that it should not have been made into a defamation case of criminal nature and 75 people sent to Nizamuddin. This is part of the political process. Now, in the political heat of the moment, first of all, he is not the only one who may, I am not accepting it at all, he is not accepting it at all, may have exceeded some limits. I am assuming it for a moment to answer your point. But that is precisely the reason, that is why a latitude is given by 19(1)(a). And an additional latitude should be given by political adversaries during a campaign. Everything is not strictly produces with legal proof, as I argue before you, saying volume so-and-so and page so-and-so. So first and foremost, I answer your question by saying that the fault lies in the originating, A. B, in the viciousness with which it was pursued. It was pursued with viciousness of an unimaginable kind. Ultimately, it's essentially a defamation allegation. Remember, the maximum punishment is 2 years. So, I think people have to be a certain amount of latitude, but that is gone. That is gone from the discourse now. Yes, and by the way, this allegation is not against the lady. This is another point which is a mistake. The allegation is principally, and I don't know if it's right or wrong, the trial court will decide, I'm not opining on the merits, is that the political person has to file a declaration. So if I am the political person and I find a declaration, if this is my wife, they have to be clubbed. They have to be clubbed. Now the declaration will be bad if the wife's declaration is bad. So in that sense, you know, if you are married, they are clubbed. It's as simple as that. Okay. Thank you. Only on this, only on this. No, only. इसी विषय पर इसी विषय पर सर सुप्रीम कोर्ट में हालिया जो जजमेंट आया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत महसूस नहीं होती कि अलग से हेटफुल स्पीच के लिए कानून बनाया जाए। अब अगर हम हिमंता बिस्वा शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में देखें, लगातार उनके कई जो बयान हैं बतौर मुख्यमंत्री जो हैं वो हेटफुल स्पीच में आते रहे। आपको क्या लगता है कि एक कमी जो है उस जजमेंट में है जिसे पूरी की जानी चाहिए, और खास करके हिमंता के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हालिया फैसले में अनपार्लियामेंटरी कहा है, उस कंटेक्स्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि इस कानून की जरूरत है? इसमें आपको ये जानना आवश्यक है, बड़े मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है 2-3। नंबर 1, ये जो निर्णय आप इसकी बात कर रहे हैं जो कल परसों आया है, इसमें साथ साथ बड़ा स्पष्ट और व्यापक कहा गया है कि अभी हमारे पास पर्याप्त प्रावधान हैं अलग अलग एक्ट्स में जिसमें आप दंडित कर सकते हैं इस चीज को, ये कहा गया बार बार। तो इसलिए उनका प्रयोग करें, सीधा सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। ये मुख्य धारा है इस निर्णय की। दूसरा, जहां तक आप असम की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ऑलरेडी उच्च न्यायालय असम ने, मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस इन्हीं चीफ मिनिस्टर के विषय में, इन्हीं की हेट स्पीच के विषय में इशू कर दिया है। तीसरा, उस याचिका में अभी जवाब आना है उनकी तरफ से। जब जवाब आएगा तो हम जवाब रिजॉइंडर देंगे। तो ये कार्रवाई चल रही है। इस बार इन्होंने उच्चतम न्यायालय सिर्फ इतना कहा है कि आपके पास और कई प्रावधान है, मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करने की, सेशंस कोर्ट में जाके कंप्लेंट करने की, हाई कोर्ट में याचिका जाने की। ये तुरंत एक अलग कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कानून है उसका उपयोग करके मैं आपको आरोपित कर सकता हूं।